नमस्ते दोस्तों। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अरस्तू और आर्किमिडीज की यांत्रिकी की कहानी को सुना और समझा था और ये बताया था कि गणित ने क्लासिकल मैकेनिक्स के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गणित का विकास भारत में हुआ जो अरब और मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचा। आज के इस वीडियो में हम भारत में हुए गणित के विकास को सुनेंगे और समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि भारत में गणित के विकास की शैली यूरोपीय गणित के सिद्धांत से किस प्रकार अलग थी। ये वीडियो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के विकास के क्रम को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है शून्य अर्थात जीरो की और उस अद्भुत दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम की जिसने पूरी दुनिया में गणना के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक समय था जब संख्याओं को लिखने और हिसाब करने का कोई आसान तरीका नहीं था। रोमन अंकों जैसी प्रणालियां बहुत जटिल थीं, खासकर बड़ी संख्याओं के लिए। लेकिन भारत में एक नई सोच जन्म ले रही थी। यह सोच थी स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू की, जहां एक अंक का मान इस बात पर निर्भर करता था कि वो किस स्थान पर है। वासुमित्र और योग सूत्र जैसे ग्रंथों में इस प्रणाली की विशेषताओं को समझाया गया था। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही अंक जैसे कि 5 अलग अलग स्थानों पर होने से उसका मान बदल जाता है। जैसे 505 में एक 500 के स्थान पर है और दूसरा इकाई के स्थान पर। इस प्रणाली की यही विशेषता थी जिसने इसे इतना शक्तिशाली बना दिया। लेकिन इस प्रणाली की वास्तविक मजबूती थी एक खाली स्थान का विचार अर्थात शून्य। पिंगल के छंदों पर आधारित ग्रंथों में शून्य को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि एक खाली स्थान को दर्शाने के लिए। लेकिन इसे एक पूर्ण संख्या के रूप में स्वीकार करने और गणितीय गणनाओं में इसका उपयोग करने का श्रेय भारतीय गणितज्ञों को जाता है। आर्यभट्ट के समय तक यह प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और उनकी सभी गणनाओं में इसका उपयोग होता था। 7वीं सदी में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले शिलालेख इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन शिलालेखों में शून्य के साथ दशमलव प्रणाली का स्पष्ट उपयोग दिखाई देता है। इसकी सामर्थ्य इतनी थी कि 7वीं शताब्दी के एक सीरियाई विद्वान ने भी इसकी प्रशंसा की और कहा, यूनानी खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन उन्हें गणना के बुनियादी तरीके भी नहीं पता जो भारतीयों ने खोजे हैं। शून्य ने गणनाओं को इतना सरल बना दिया कि पूरी दुनिया ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया। हालांकि इसकी अपनी चुनौतियां भी थीं, जैसे शून्य को शून्य से भाग करना या किसी संख्या को शून्य से भाग करना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक यज्ञशाला से, जहां वैदिक काल के ऋषि और पुरोहित अपने अनुष्ठानों के लिए वेदी बना रहे हैं। ये वेदी अलग अलग आकार की होती थीं और इन्हें बनाने के लिए सटीक माप और ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती थी। इसी ने जन्म दिया शुल्ब सूत्र को, जो दुनिया के सबसे पुराने ज्यामिति ग्रंथों में से एक हैं। इन ग्रंथों में बौधायन ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे आज हमें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने केवल इसे बताया ही नहीं, बल्कि 3, 4, 5 और 5, 12, 13 जैसे कई ऐसे त्रिकोणों की सूची भी दी जो इस नियम का पालन करते हैं। ये ऋषि समान क्षेत्रफल के वर्ग को वृत्त में और वृत्त को वर्ग में बदलने के तरीके भी जानते थे, जिससे पाई के मान का अनुमान लगाया जा सके। 5वीं शताब्दी में गणित के क्षितिज पर आर्यभट्ट का उदय हुआ। उन्होंने साइन टेबल्स का आविष्कार किया और पाई के मान को और भी सटीक रूप से बताया। आर्यभट्ट ने ही वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को विकसित किया। इसके बाद 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त आए। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं अर्थात नेगेटिव नंबर्स पर काम किया और द्विघात समीकरणों अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के तरीके दिए। उनका सबसे बड़ा योगदान था पेल्स इक्वेशन को हल करने का तरीका, जिसे उन्होंने वर्ग प्रकृति कहा। ये एक ऐसा तरीका था जो अनंत समाधान दे सकता था। कल्पना कीजिए, सदियों पहले भारत में एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट तारों भरे आकाश के नीचे बैठे हैं। उनकी आंखों में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को समझने की जिज्ञासा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ग्रहों की सटीक स्थिति का पता लगाना। उन्हें ये पता लगाना था कि सूर्य और चंद्रमा कितने समय में एक ही स्थिति में वापस आते हैं। ये कोई आसान सवाल नहीं था, क्योंकि ग्रहों की गति अलग अलग होती है। इस जटिल समस्या को हल करने के लिए आर्यभट्ट ने एक बिल्कुल नया तरीका इजाद किया, जिसे उन्होंने कुट्टक नाम दिया। ये एक ऐसा तरीका था जो लीनियर इंडिटर्मिनेट इक्वेशंस को हल करता था। कुट्टक का जन्म खगोल विज्ञान की जरूरतों से हुआ था, लेकिन जल्द ही ये गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आर्यभट्ट की तरह एक और महान खगोल शास्त्री भास्कर द्वितीय भी खगोलीय पिंडों से प्रेरित थे। उनका ध्यान चंद्रमा की बदलती हुई गति पर था। कभी चंद्रमा तेजी से चलता लगता था तो कभी धीरे। भास्कर द्वितीय जानना चाहते थे कि किसी भी क्षण चंद्रमा की गति क्या है। इस सवाल ने उन्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अवधारणा पर सोचने को मजबूर किया। आज हम जिसे कैलकुलस कहते हैं, उसके शुरुआती विचार इसी तरह के खगोल वैज्ञानिक सवालों को हल करने के लिए विकसित हुए थे। गणित और खगोल विज्ञान का ये रिश्ता इतना गहरा था कि आर्यभट्टीय और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जैसे शुरुआती ग्रंथ मुख्य रूप से खगोल विज्ञान पर ही आधारित थे, लेकिन उनमें गणित के महत्वपूर्ण अध्याय भी शामिल थे। गणित की ये यात्रा सदियों तक खगोल विज्ञान के साथ साथ चलती रही, जहां हर खगोलीय समस्या एक नई गणितीय खोज को जन्म देती थी। चाहे वो त्रिकोणमिति हो या कैलकुलस के सिद्धांत, इन सभी का विकास ब्रह्मांड को समझने की इसी चाह से हुआ था। इन सभी ग्रंथों में महावीर का गणित सार संग्रह एक अपवाद की तरह था।
ये शायद पहला ऐसा ग्रंथ था जो पूरी तरह से गणित को समर्पित था, न कि खगोल विज्ञान को। आगे चलकर 9वीं सदी में महावीर ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं पर और काम किया और 12वीं सदी में भास्कर द्वितीय ने इस ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भास्कर ने ब्रह्मगुप्त के काम को परखा और सही किया। उन्होंने चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में ब्रह्मगुप्त के सूत्र की सटीकता को स्पष्ट किया और बताया कि यह केवल चक्रीय चतुर्भुजों के लिए ही सही है। भास्कर ने पेल समीकरण को हल करने के लिए चक्रवाल विधि का आविष्कार किया। ये एक ऐसा क्रांतिकारी तरीका था जो यूरोप में इसी तरह की विधि के आने से सदियों पहले मौजूद था और कई मामलों में उससे बेहतर भी था। भास्कर द्वितीय ने गोले के सतही क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया और आयतन यानी वॉल्यूम के लिए भी सही सूत्र दिए। अब हम उस दिशा में बढ़ते हैं जहां संख्याओं को गिनने और उनसे पैटर्न बनाने की कला का जन्म हुआ। ये कहानी है भारतीय गणित की एक विशेष शाखा क्रमचय और संचय अर्थात कॉम्बिनेटोरिक्स की। पिंगल एक कवि थे जो संगीत और छंदों से प्रेम करते थे और ये समय था 4वीं से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। पिंगल ने संस्कृत काव्य को मापने के लिए एक अनोखी प्रणाली बनाई। उन्होंने छोटी अर्थात लघु और लंबी अर्थात गुरु ध्वनियों को क्रम से रखा, जो आज हम बाइनरी मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं, जहां लघु को 0 और गुरु को 1 माना जाता है। पिंगला ने इन ध्वनियों के अलग अलग संयोजनों को गिनने के लिए कुछ नियम बनाए। उन्होंने मेरु प्रस्तार नामक एक त्रिभुज का वर्णन किया जो पस्कल्स ट्रायंगल का प्रारंभिक रूप था, जिसका उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जाता था कि 2 ध्वनियों वाले छंदों की कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। संख्या और प्रस्तार जैसे तरीकों से उन्होंने काव्य के नियमों को गणित की भाषा में बदल दिया। 6वीं शताब्दी में वराहमिहिर अपने आसपास की दुनिया में गणित के पैटर्न खोज रहे थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इत्र बनाने की कला पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास 16 अलग अलग तरह के इत्र हैं तो आप उनमें से 4 को चुनकर कितने तरह के अलग अलग इत्र बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी कुल 1820 संभावनाएं हैं। 14वीं शताब्दी में नारायण पंडित ने इस कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नारायण पंडित ने फिबोनाची सीक्वेंसेस जैसी श्रृंखलाओं को सामान्यीकृत किया और क्रमचय और संचय के सिद्धांतों को और भी विस्तृत किया। उन्होंने परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस जैसी जटिल समस्याओं को हल किया और संख्याओं को अलग अलग आधारों में दर्शाने के तरीके भी खोजे। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित केरल में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने एक ऐसी विद्या को जन्म दिया जिसे सदियों बाद दुनिया ने कैलकुलस के नाम से जाना। 14वीं शताब्दी में ही माधव नामक एक महान गणितज्ञ ने तारों भरे आसमान और संख्याओं के बीच एक गहरा संबंध देखा। वे खगोल विज्ञान की जटिल गणनाओं को और भी सटीक बनाना चाहते थे। इसी कोशिश में उन्होंने इन्फिनिट सीरीज की अवधारणा को विकसित किया। माधव ने पाई का मान निकालने के लिए ऐसी इन्फिनिट सीरीज का आविष्कार किया जो आज लीबनिज सीरीज और ग्रेगरी सीरीज के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने साइन और कोसाइन श्रेणियों को भी विकसित किया जो खगोलीय पिंडों की गति को समझने में मदद करती थीं। माधव की श्रेणियां इतनी सटीक थीं कि पाई का मान कई दशमलव स्थानों तक सही निकाला जा सका। माधव के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम नीलकंठ सोमयाजी ने किया। 15वीं शताब्दी में जन्मे नीलकंठ ने अपने गुरु के ज्ञान को और भी गहरा किया। उन्होंने पाई के अपरिमेय अर्थात इर्राशनल होने की संभावना पर चर्चा की, जिसका अर्थ था कि इसका मान कभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। नीलकंठ ने तात्कालिक वेग अर्थात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अवधारणा को भी खोजा और साइन व्युत्क्रम फलन अर्थात इनवर्स साइन फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाला। ये सभी सिद्धांत कैलकुलस की नींव थे जो यूरोपीय गणितज्ञों द्वारा बहुत बाद में विकसित किए गए। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की इस ज्ञान यात्रा को एक नया आयाम दिया ज्येष्ठदेव ने, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में युक्ति भाषा नामक एक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ मलयालम भाषा में लिखा गया था और इसे दुनिया की पहली कैलकुलस की पाठ्यपुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक में ज्येष्ठदेव ने न केवल केरल स्कूल की खोजों का वर्णन किया बल्कि उन सिद्धांतों के प्रमाण भी दिए। ये पहली बार था जब गणितीय सिद्धांतों को इस तरह से समझाया और प्रमाणित किया गया था, जिससे ये ज्ञान मौखिक परंपरा से निकलकर एक लिखित रूप में सुरक्षित हो गया। भारतीय गणितीय ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए। इसका मतलब है कि हर नियम एक बहुत ही छोटे याद रखने लायक श्लोक में दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है जो किसी ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल के बारे में है। यह सूत्र इतना संक्षिप्त है कि पहली बार में इसे समझना लगभग असंभव है, लेकिन इस सूत्र का विस्तार से अर्थ, कमेंट्रीज और व्याख्याओं की मदद से समझा जाता था जो सदियों से चली आ रही मौखिक परंपरा का हिस्सा हैं। ये व्याख्याएं ही सूत्र के असली अर्थ को खोलती हैं, उसमें छिपे हुए तथ्यों और उदाहरणों को सामने लाती हैं। भारतीय गणित की ये परंपरा मौखिक थी। गणितज्ञ सूत्र बनाते थे और उनके शिष्य उन्हें कंठस्थ करते थे। फिर शिष्यों ने अपने शिष्यों को इन सूत्रों और उनकी व्याख्याओं को सिखाया। यही कारण है कि भारतीय गणित के कई ग्रंथों में प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। प्रमाण अक्सर प्रक्रियाओं और उदाहरणों में छिपे होते थे, जिन्हें गुरु अपनी मौखिक व्याख्याओं के माध्यम से समझाते थे। इस ज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि ये किसी एक विषय तक सीमित नहीं था। गणित सिर्फ गणित नहीं था, ये जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ था। यज्ञों के लिए वेदी बनाने में ज्यामिति का उपयोग होता था, संगीत में ताल और लय को समझने के लिए क्रमचय और संचय का, और यहाँ तक कि प्रेम और कविता की रचना में भी गणित के सिद्धांत छिपे थे। यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच था जिसने गणित को एक जीवंत और व्यावहारिक विज्ञान बना दिया।
भास्कर द्वितीय ने ब्रह्मगुप्त के काम को सुधारा और नारायण पंडित ने महावीर और भास्कर के काम को आगे बढ़ाया। ये ऐतिहासिक निरंतरता भारतीय गणित की सबसे बड़ी शक्ति थी। भारत में गणित के सिद्धांतों को सिद्ध करने का तरीका पश्चिमी दुनिया से बिल्कुल अलग था। कल्पना कीजिए, सदियों पहले भारत में एक विद्वानों की सभा बैठी है। यहाँ गणितज्ञों को अपने नए आविष्कारों को सबके सामने प्रस्तुत करना है। एक युवा गणितज्ञ अपना एक नया सिद्धांत पेश करते हैं। वे कहते हैं, मैंने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे खगोलीय गणनाएं और भी सटीक हो जाएंगी। सभा में बैठे एक अनुभवी विद्वान पूछते हैं, आपने ये कैसे सिद्ध किया? गणितज्ञ जवाब देते हैं, मैंने इसे सैकड़ों उदाहरणों पर परखा है और ये हर बार सही साबित हुआ है। अनुभवी विद्वान कहते हैं, एक परिणाम भले ही 100 बार सही साबित हो जाए, गणित में वो सिद्ध नहीं माना जाता। ये भारतीय गणितज्ञों की गहरी समझ थी कि केवल उदाहरणों से कोई नियम सार्वभौमिक नहीं हो जाता। तो फिर वे किस तरह से अपने सिद्धांतों को प्रमाणित करते थे? अब यहाँ आता है उपपत्ति का सिद्धांत। उपपत्ति का उद्देश्य किसी परिणाम को पूरी तरह से समझाना था, ताकि हर किसी का भ्रम और संदेह दूर हो जाए और समुदाय में उस पर सर्वसम्मति बन जाए। इसके लिए वे केवल तर्क का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि प्रयोग और वस्तुओं के स्वभाव को भी समझते थे। उदाहरण के लिए वे किसी ज्यामितीय आकृति को काटकर या मोड़कर दिखा सकते थे कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। यूनानी गणित में प्रूफ का मतलब था कुछ तय किए गए नियमों अर्थात एक्सियम से तार्किक रूप से किसी परिणाम तक पहुंचना। भारतीय गणित में ये तरीका उतना महत्वपूर्ण नहीं था। श्रीनिवास रामानुजन, जो आधुनिक काल में हुए, उनके काम में भी यही अंतर देखने को मिलता है। जब उन्होंने अपने अद्भुत सूत्र यूरोपीय गणितज्ञों को भेजे तो हार्डी ने प्रसिद्ध रूप से पूछा था, प्रूफ कहाँ है? ये सवाल भारतीय और यूरोपीय गणितीय संस्कृति के बीच के इस मूलभूत अंतर को उजागर करता है। भारतीय गणितज्ञ किसी चीज के अस्तित्व को नकारने के लिए इष्टोपत्ति या अनिष्टोपत्ति अर्थात प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का उपयोग करते थे, लेकिन इसका उपयोग किसी चीज के अस्तित्व को साबित करने के लिए नहीं किया जाता था। भारतीय गणित को मजबूत बनाती थी एल्गोरिथम की सोच। भारत में गणित की परंपरा किसी प्रमेय को सिद्ध करने के बजाय समस्याओं को हल करने के लिए नियम आधारित व्यवस्थित प्रक्रियाओं पर केंद्रित थी। ये नियम, जिन्हें सूत्र कहा जाता था, बेहद संक्षिप्त और सटीक होते थे। वे सिर्फ एक सिद्धांत नहीं थे, बल्कि एक प्रक्रिया थे। जैसे व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी इसी तरह के सूत्रों का एक शानदार उदाहरण है, जहां जटिल व्याकरण के नियमों को छोटे छोटे सूत्रों में पिरोया गया था। भारतीय गणितज्ञों ने इसी शैली को अपनाया। भास्कर प्रथम का वर्ग निकालने का तरीका इसका एक उत्तम उदाहरण है। हम जिस शब्द एल्गोरिदम का आज इतना इस्तेमाल करते हैं, वो भी भारतीय गणित की इस परंपरा से जुड़ा है। ये शब्द 9वीं शताब्दी के एक मध्य एशियाई गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से निकला है, जिन्होंने अपनी किताबों में भारतीय गणना पद्धतियों को अरब और फिर यूरोपीय दुनिया से परिचित कराया। उनकी किताबें भारतीय दशमलव प्रणाली और गणना के नियमों पर आधारित थीं। भारत से गणित का ये ज्ञान मध्य एशिया और अरब से होते हुए यूरोप तक पहुंचा, जिसने क्लासिकल मैकेनिक्स के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। विकास के इस क्रम में आगे क्या हुआ, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इस तरह के कंटेंट भविष्य में आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।